आई एम डॉक्टर अभिषेक त्यागी। आई हैव डन माय एमबीबीएस एंड गलत आंसर लिखा चल जाता है इधर चल रहा है। पेशेंट ट्राई करते हैं अपना पूरा जिंदगी का कहानी सुनाने का। अगर आपने 2 पेशेंट को ज्यादा टाइम दिया तो बाहर वाले रह जाएंगे। किसी अनफॉर्चुनेट रीजन से अगर बच्चा एक्सपायर हुआ तो उससे सबको ही सैडनेस होता ही है। पेशेंट आता है कि एक्सीडेंट होके आ रहा है या फिर कभी ऐसा डरना नहीं है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो फॉर्म भराने लगेंगे, नहीं। जिन लोगों ने कोविड का वैक्सीन लिया उनको हार्ट अटैक आ रहे तो इनकी किट पहन के ऐसा लगता है कि किट निकाल दो, हो जाने दो कोविड। जिन सप्लीमेंट्स और प्रोटीन पाउडर वाकई में सेफ है। इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, वो कुछ भी एकदम ऐसा हेडलाइन ले लेंगे कैची वाला, कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आपको शॉक हो जाए। जैसे उसका गूगल पे कुछ भी सर्च करो, एट द एंड कैंसर पे चला जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं सुननी है, राइट, सब पे या इंस्टाग्राम पे जो भी चला है उसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है स्वप्निल सूर्यवंशी और आज हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक त्यागी। हेलो सर, वेलकम टू द शो। और मैं चाहूंगा कि ये अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे हमारे दर्शकों को। So I am Dr. Abhishek Tyagi. I have done my MBBS and currently I am doing DNB radiology. I am a resident. ओके, और आपको इसमें कितने साल का एक्सपीरियंस है? So MBBS मैंने 2016 में ज्वाइन किया था, ओके, तो 5.5 years MBBS चलता है। उसके बाद मैं अभी रेडियोलॉजी कर रहा हूँ, अराउंड 2 years से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ठीक है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर बनने का सफर। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको डॉक्टर बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मतलब फैमिली ने आपको इन्फ्लुएंस किया था या फिर आपका ये खुद का पर्सनल ड्रीम था? तो मेरे एक्चुअली पेरेंट्स डॉक्टर हैं। ओके, सो शुरू से मुझे एक्सपोजर तो था कि क्या होता है मेडिकल फील्ड में, क्या करना होता है, पढ़ाई कैसे होती है और आगे चल के भी लाइफस्टाइल कैसा रहता है। तो इंस्पिरेशन था तब से ही। बायोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट था शुरू से। फिर बाकी स्कूल में आपको पता है 10th के टाइम अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, यस, और ज्यादा ऑप्शंस पता होते भी नहीं है। राइट, और मुझे ऑलरेडी बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, ओके, मैंने बोला कि इसके डायरेक्शन में जाते हैं। ओके। तो इसलिए आपने डॉक्टर फील्ड Yes, चूज। ठीक है। तो अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है आपसे हम्म। कि एमबीबीएस की जर्नी सच में कितनी कठिन होती है? क्या ये ओनली फॉर टॉपर्स वाली बात सच है? मतलब वहाँ पे सिर्फ टॉपर्स ही जाते हैं? तो कॉलेज में घुसने के बाद मैंने वही नोटिस किया, पहले तो सब अपने अपने स्कूल के टॉपर्स ही हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉपर होना एकदम कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। एक बार आप घुस गए फिर आपको मेहनत करनी है। ओके, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप डिसिप्लिन वे में एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं। ओके। तो मतलब आप भी आपके स्कूल के टॉपर थे? मतलब ठीक ठाक मार्क्स आते थे। ठीक है, ऐसे। ओके। तो अभी मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जब आपने पहली बार डेड बॉडी देखते हैं तो उस मोमेंट को कैसे हैंडल किया था? क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है बहुत वो चीज को। यस, तो एक्चुअली हमारे एमबीबीएस में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जैसे ही आप जाते हैं तो मुझे लगा पहले बुक्स पढ़ाएंगे, कुछ दिखाएंगे, लेकिन सेकेंड डे पे सीधे कैडेवर इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो सबको असाइन हो जाता है, ये बॉडी असाइन हो गया, थोड़ा वैसा ही रहता है जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में था, एक्चुअल में वैसे ही रहता है, कैडेवर इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो वो देख के कुछ नहीं, मतलब ऐसा सरप्राइज नहीं लगा, बिकॉज पता था ये करना तो है ही। और कुछ ऐसे थे स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा कभी कभी फेंट कर जाते हैं, ओके। जो उतना मतलब जो सरप्राइज हो गए, जिन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, जो फर्स्ट टाइम होते हैं वो देख के डर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं। सेकेंड डे ऑनवर्ड्स कम हो जाता है, तीसरे चौथे दिन ऐसा किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, फिर वो हैबिट बन जाती है। ठीक है। हाँ, मतलब वो आपका फील्ड ही है, वो तो सीखना है। हाँ। सीखने के लिए कुछ चीजें बुक से नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको कैडेवर पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। कैडेवर मीन्स डेड बॉडी। नहीं, जिनको नहीं पता, Yes, आपको पता है क्योंकि आप उस फील्ड में हो। ठीक है। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा एमबीबीएस और इसे छोड़ दूं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा मुझे। ओके, क्या होता है कि एमबीबीएस बहुत ही लंबा जर्नी है, ऐसा कुछ 1-2 साल का नहीं है, इतना लंबा जर्नी है। बहुत टाइम पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, करना तो है ही, एक बार घुस गया तो करना है। और तो- कितने साल की जर्नी होती है एमबीबीएस? तो 4.5 years तो आपको स्टूडेंट की तरह ही लाइफ है, ओके, बिकॉज आप पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिकल देंगे, आप हॉस्पिटल में ऑब्जर्व करेंगे। ओके, लेकिन जो लास्ट 1 year रहता है उसमें इंटर्नशिप होता है। तो इंटर्नशिप में आप एक्चुअली काम करते हैं हॉस्पिटल में, आपको पेशेंट की केयर करनी है। ओके, तो तब असली फील आता है कि अच्छा आप डॉक्टर बन गए हैं, अब हमने गलती की तो उससे कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी को प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। हाँ, क्योंकि किसी की लाइफ हाँ, सवाल होता हाँ है। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तब पता चलता है कि अच्छा
पेपर में गलत आंसर लिखा चल जाता है, इधर नीचे नहीं चलता है, राइट, किसी की लाइफ इस पे डिपेंड होती है। और फिर अब 12th के बाद आपने मतलब कैसे इसको ज्वाइन किया, मतलब क्या देना पड़ता है? तो एक्चुअली 12th के बाद नीट करके एग्जाम होते हैं। पहले MSCT था मेरे टाइम पे, ओके अभी MSCT नहीं, अब सब कुछ पूरा सेंट्रलाइज हो, नेशनल एंट्रेंस रहता है। सो 12th में आपके यू हैव टू क्वालिफाई, एक बेसिक परसेंटेज आपको 12th में लानी है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बिकॉज दैट जस्ट क्वालिफाइंग, एक्चुअल में आपको फिर नीट एग्जाम देना है, ओके वो कॉम्पिटिटिव रहता है काफी। ओके, तो नीट एग्जाम में स्कोर का अच्छा करना पड़ता है। तो फिर ऐसा नहीं है कि आप 12th के बाद सोचें अब मैं नीट देता हूँ, ओके आपको 11th और 12th ये 2 साल पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप जैसे 10th पास आउट होंगे तब से ही आपको माइंड अपना बनाना है कि मुझे इस लाइन में जाना है, तो मुझे 2 years कोचिंग करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा उसके लिए। एंड नीट एक्चुअली काफी कॉम्पिटिटिव इसलिए भी बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, आई थिंक 21-22 लाख स्टूडेंट देते हैं एवरी ईयर 20-22 लाख बच्चे दे रहे हैं एग्जाम। उसमें से गवर्नमेंट में आई थिंक 40,000 कुछ सीट्स हैं। ओके, तो बहुत कट थ्रोट कंपटीशन हो गया अभी, और हर साल बढ़ते जा रही है। हाँ ये तो है। ठीक है, सो मैं जानना चाहूंगा कि नीट के डिटेल्स क्या है और उसे क्वालिफाइंग मतलब स्कोरिंग मार्क्स कितने होने चाहिए और आगे की प्रोसेस क्या है इसमें? ओके, सो नीट के लिए 720 मार्क्स का पेपर होता है। ओके तो उसमें ऐसा कोई भी स्कोर नहीं है जिसपे आप गारंटी बोल सकते हो अब कॉलेज में सीट मिल जाएगा। ओके फुल स्कोर लाके बोल सकते हैं कि हाँ अब तो मिल जाएगा, लेकिन अदरवाइज स्कोर मैटर नहीं करता, आपका रैंक मैटर करता है। ओके तो अगर किसी साल पेपर इजी आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को 600-650 आ गया, तो भी आपको ऐसा हो सकता है रैंक अच्छा नहीं है। किसी साल पेपर बहुत टफ आया, 450 पे भी अच्छा रैंक आ सकता है। ओके तो मैटर करेगा आपका रैंक क्या है। और रैंक का जैसे मैंने अभी बोला कि अराउंड 40-50,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं, वो बढ़ते रहते हैं वीडियो थोड़े थोड़े अमाउंट से। तो अगर आपका 50,000 के अंदर रैंक आ गया तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि कॉलेज मिलने का अच्छा चांस है। इसमें भी कुछ चीजें और भी फैक्टर्स आते हैं, लाइक हर स्टेट में थोड़ा अपने खुद के सीट्स होल्ड करती है हर स्टेट, अराउंड 85% अपने खुद के लिए। जैसे महाराष्ट्र का कॉलेज है, वो 85% अपने स्टूडेंट्स के लिए रखेगा सीट, महाराष्ट्र के स्टूडेंट? यस, महाराष्ट्र के लिए जिनका डोमिसाइल है महाराष्ट्र। ओके और जो 15% है ऑल इंडिया से कोई भी आ सकता है। ओके ये हुआ गवर्नमेंट का। इसमें रिजर्वेशन भी आता है। ओके रिजर्वेशन और एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसमें बहुत क्या बोलते हैं डिटेल्स हैं कि किसको कितना परसेंटेज है, फिर EWS भी आ गया वगैरह वगैरह, वो मतलब अलग ही हो जाए। हाँ, तो वो जब काउंसलिंग एक्चुअल में शुरू होता है, आपका रैंक आता है, तब समझ आता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसीजर। ओके मतलब एग्जाम देना डिफिकल्ट है, लेकिन काउंसलिंग भी इजी तो नहीं है। ठीक है। तो ये होता है। फिर इसमें भी अलग अलग चीजें हैं, लाइक गवर्नमेंट का अलग है, प्राइवेट का अलग है, एंड थर्ड देयर इज डीम्ड। तो आप नीट के थ्रू जब रैंक लाएंगे तो फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट हो गए जैसे कि नायर, KEM, साइन, ऐसा कुछ। ये मुंबई के हॉस्पिटल है? ये मुंबई के एग्जांपल्स हो गए, ये टॉप के इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं। ओके, तो आप गवर्नमेंट में जाना चाहेंगे, और मोस्टली स्टूडेंट प्रीफर करते हैं गवर्नमेंट में जाना। एक तो इनका नाम बहुत अच्छा है, दूसरा इतने सालों से चला रहा है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल सेट हो चुके हैं। ओके, कि फर्स्ट ईयर में ये सिखाएंगे, सेकेंड ईयर में ये सिखाएंगे, तो आपको सीखने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और बाकी भी जो आपके अराउंड स्टूडेंट्स हैं, वो एकदम आपको पता है कि इन्होंने अच्छे रैंक लाए हैं, सब पढ़ने वाले हैं, तो उनसे भी आप सीख सकते हो। नाइस। दैट इज गवर्नमेंट। एंड देन देयर इज प्राइवेट। सो प्राइवेट में भी आप बोल सकते हैं कि लेवल्स हैं। मतलब प्राइवेट में आपके नीट के रैंक के थ्रू होता है सिलेक्शन। ओके, प्राइवेट में लाइक ऐसा रहेगा, 85% जो सीट्स हैं वो नीट के थ्रू फिल होंगी, एंड 15% जो सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटा रहते हैं। ओके, तो ऐसे हम लोग कई बार सुनते हैं कि प्राइवेट है तो फिर बहुत फीस रहेगा। तो दैट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल प्राइवेट्स। Okay. कुछ ऐसे प्राइवेट हैं जिनमें फीस कम रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको नीट में अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, क्योंकि वो नीट के थ्रू है। लेकिन प्राइवेट में जो 15% मैनेजमेंट का सीट रहता है, वो हॉस्पिटल खुद से ओन करते हैं। ओके, उसमें वो बहुत हाई फीस जो आपने सुनी होंगी कई इलाकों में जाती हैं, वो उन 15 सीट्स का रहता है। तो मतलब मुझे जितना पता है कि 15-20 लाख ऐसा कुछ तो रहता है। ऐसा रहता है, हाँ। और नॉर्मल जो स्कोर करके जाते हैं उनके लिए क्या फीस होती है? तो गवर्नमेंट में भी वेरिएशन है, BMC इंस्टीट्यूट का अलग है, गवर्नमेंट स्टेट का अलग है, स्टेट टू स्टेट भी वेरिएशन है। लेकिन गवर्नमेंट में मुझे जहां तक याद है, आई थिंक 80,000 पर ईयर, ऐसा कुछ अमाउंट है। 80,000 पर ईयर आपको 80 और 5 साल तक आपको देना है। ओके, दिस इज फॉर ओपन कैटेगरी। इसमें भी रिबेट मिलता है। आपका रिजर्वेशन है तो कम हो जाता है, और वो है। तो 80,000 इज गवर्नमेंट। अभी आप प्राइवेट में जाएंगे नीट के थ्रू, अगर आप जाएंगे तो शायद 5 लाख होगा, 6 लाख होगा। ये अमाउंट
अगर आप नीट के थ्रू गए, लेकिन अगर आपने वो जो 15% मैंने बोला मैनेजमेंट वाला, उसमें वो अमाउंट उसमें ज्यादा अमाउंट होती है एवरी ईयर 30-40 लाख भी रहते हैं। फीस Yes, पर ईयर का। every year ऐसे होते हैं। हाँ, कॉस्टली Yes. रहते हैं। फिर इन सब से एक लेवल और आगे है डीम्ड इंस्टीट्यूट्स, उनमें इससे भी ज्यादा फीस रहता है। डीम इंस्टीट्यूट मतलब मुझे समझा नहीं। सो डीम्ड इंस्टीट्यूट्स आर यूनिवर्सिटीज, ओके बेसिकली जो प्राइवेट मैंने बताया, फॉर एग्जांपल केजे सोमैया, ओके तेरना, काशीबाई नावले, तो फिर ये सब एमयूएचएस के अंदर आते हैं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ओके तो जो गवर्नमेंट में एग्जाम हो रहा है, जैसे कि केईएम में हो रहा है, तो तेरना में भी वही एग्जाम होगा, ओके वही एग्जामिनर रहेंगे, वही प्रैक्टिकल होगा। तो फिर एकदम स्टैंडर्डाइजेशन है, यूनिफॉर्मिटी है। तो जो प्राइवेट से पढ़ रहे हैं वो पैसे तो ज्यादा दे रहे हैं, वहां उसका लॉस हो रहा है बोल सकते हैं। ओके लेकिन ऑन द अदर हैंड उसको जो क्वालिटी मिल रहा है वो कंपेरेबल टू गवर्नमेंट है। जो डीम्ड है दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, उनके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं डालती। ओके तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है, जैसे डीवाई पाटिल इज डीम्ड, तो डीवाई पाटिल अपने खुद के पेपर सेट करता है, खुद के Okay. एग्जामिनर होते हैं, खुद के उनके रूल्स होते हैं, और वो एमयूएचएस के अंडर एज इन इतना स्ट्रिक्टली नहीं आता। Okay. तो उसमें एडवांटेज भी है, क्योंकि वो ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, तो उनका कैंपस बेटर रहेगा, उनके फैसिलिटीज बेटर रहते हैं थोड़े, तो वो प्रोज हो गए। कॉन्स में फीस ज्यादा है। ओके तो उसमें मतलब जॉब वो लोग को मतलब सेम ही है, डिग्री सेम ही है। डिग्री सेम, एमबीबीएस डिग्री की बात कर रहा हूँ, ओके ओके तो मतलब कहीं से भी करे एट द एंड डिग्री सेम। एट दी एंड डिग्री सेम है। ओके एंड एक इसमें और पॉइंट क्या ऐड करूंगा कि आप कहीं से भी करें, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। और बाय द एंड ऑफ इट आपने कहाँ से किया वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि जो एग्जाम आपको एंड में पास करना है, अगर वो आप कर गए पास, मतलब पढ़ा है आपने, क्योंकि वो डिफिकल्ट जाता है। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे आज एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए पहले दिन से क्या उनके माइंड में होना चाहिए? पहले तो एमबीबीएस में एंट्री करने है, ओके तो फिर एग्जाम प्रिपरेशन, सबसे पहले एग्जाम प्रिपरेशन माइंड में होना चाहिए। उसके लिए आपको सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी से ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि नीट प्राइमरीली एनसीईआरटी पे डिपेंड है। ओके कुछ बहुत हाई फाई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत डिफिकल्ट पढ़ाई करना वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है जो मेन है, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने हैं। हर साल जो क्वेश्चन आते हैं पैटर्न वही फॉलो होता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ये पहली चीज, हाउ टू एंटर। एक बार एंटर कर गए, देन फर्स्ट ईयर में यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपको बहुत सारी नई नई चीजें दिखेंगी, सब कुछ नया दिखेगा, अनकंफर्टेबल बहुत फील होगा, एंड दैट इज नॉर्मल। उसमें कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अभी आप एक अलग एनवायरनमेंट में आ गए। मतलब 11-12 बहुत ही रिलैक्स्ड होता है, एमबीबीएस उतना रिलैक्स नहीं है। डे 1 से आपको बताया जाएगा कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स में आ गए हैं, और अब आपको थोड़ा सीरियस पढ़ाई करनी है। और सीरियस पढ़ाई ऐसा 1-2 दिन नहीं करनी, सिर्फ एग्जाम के लिए पूरा टाइम करनी है। बाकी एंजॉय करेंगे, सेकेंड ईयर तक आके एंजॉय करना सब सीख ही जाते हैं। ओके फर्स्ट ईयर थोड़ा सा बस नया रहता है तो डर लगता है थोड़ा। मन बना के चलो कि डर लगे तो ओके, अनकंफर्टेबल लगा ओके, पढ़ाई नहीं हो रही तो भी ओके, टाइम निकाल दो शुरू के 6 महीने ऐसे ही हंसते हंसते, फिर बाद में धीरे धीरे सब लाइन पे आ जाते हैं। नाइस ठीक है। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि एनईईटी एग्जाम को लेकर कौन से ऐसी गलतफहमी आए? ठीक है, एक सबसे बड़ी गलतफहमी है, लोगों को लगता है कि कुछ हाई फाई बुक्स पढ़नी है, बहुत ही डिफिकल्ट। कुछ लोग तो एमबीबीएस का सिलेबस की लेवल की बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं Okay. कि अरे हम हाई फाई पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम है उनके ऊपर भी ये बाउंडेशन है, वो बुक से बाहर कुछ पूछ नहीं सकते। राइट तो ये आपको माइंड में रखना है कि अगर एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता बुक के बाहर का, Right. तो मैं उस पर क्यों अपना वेस्ट करूँ। तो बुक के अंदर का पढ़ने, बायोलॉजी तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। ओके फिजिक्स जो है वो क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होते, बट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, केमिस्ट्री ऑल्सो। ओके बट मेन फोकस आई वुड से बायो पे ही रखना है सबसे पहले, उसमें तो फुल मारने का ट्राई करनी है। ओके तो कितने साल बाद सिलेबस चेंज होता है? ऐसा कुछ है कि एवरी 3 ईयर और 4 इयर्स सिलेबस चेंज होता है? नहीं, ऐसा स्ट्रिक्टली ऐसा कुछ नहीं कि इमीडिएट चेंज होता है, ओके बट कभी कभी बुक्स में तो रिविजन्स आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, एंड एजुकेशन पॉलिसी चेंज होती है। फिर एक चीज सबसे क्या बोल सकते हैं कि डिसऑर्गेनाइज बोले क्या बोले, लेकिन एग्जाम पैटर्न बहुत चेंज होता है। मैंने जिस साल एमबीबीएस ज्वाइन किया था 2016, ओके तो मैंने एमएचसीटी दिया था, मैंने ऑल इंडिया दिया था एपीएमटी, और मैंने नीट भी दिया था। ओके तो 3 एग्जाम हो गए, स्टेट अपना अलग करे, नेशनल अलग करे, तो ये सब चीजें होती रहती हैं। तो एज लॉन्ग एज आपका नॉलेज अच्छा है तो आपका रैंक आएगा। ओके नाइस। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या कोई एवरेज स्टूडेंट अगर ज्यादा मेहनत करे तो वो एमबीबीएस क्लियर कर सकता है क्या?
हाँ वही कर सकते हैं, वही वही कर ज्यादा रहे मेहनत करे वही कर सकते हैं। ओके स्मार्ट हो एवरेज हो वो पीछे छूट जाती है बात, कौन मेहनत कर रहा है ओके और सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। मतलब आप इधर उधर की बुक्स पढ़ेंगे जैसे मैंने बोला, वो वाली मेहनत नहीं करनी है, हाँ समझा आपको बस जो फोकस वाली है उतनी करनी है। ठीक है ये अच्छा आंसर था तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई और सोशल लाइफ को कैसे बैलेंस करें, कोई रियल लाइफ टिप। ओके, पढ़ाई और सोशल लाइफ, यस इसके लिए मेडिकल का नाम थोड़ा खराब है क्योंकि सोशल लाइफ कम है बहुत, ओके क्योंकि पूरा टाइम हॉस्पिटल में है। लेकिन क्या होता है अंदर ही सोशल लाइफ बन जाता है। आप सुबह शाम जिसके साथ पढ़ाई कर रहे हो, आपके फ्रेंड ग्रुप उधर होता है, फिर शाम को उनके साथ ही आप कुछ टी ब्रेक ले रहे हैं, नाश्ता करने जा रहे हैं, घूम रहे हैं थोड़ा बहुत, तो क्या होता है आपकी पढ़ाई भी चलती रहती है। कभी भी दो डॉक्टर बैठ के मेडिकल की बात करते मिलेंगे, राइट तो पढ़ाई भी चलती रहती है, एंजॉय भी चलता रहता है, हाँ तो वो हो जाता है ना। ठीक है, मतलब वो अपने अपने फील्ड के रहेंगे तो एंजॉय कर लेते हो हैं। जाते हैं, एंजॉय हो जाता है, वो तो- उसी में एंजॉय हो जाता है। हाँ वो तो ढूंढ ही लेते हैं, कुछ ना कुछ कर ही हाँ। देते हैं। ठीक है, तो अभी अपना मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि मेडिकल फील्ड में आने से पहले कौन सी ऐसी 3 क्वालिटीज है जो डेवलप करनी चाहिए। ओके, एक क्वालिटी मेडिकल फील्ड में आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शायद बोल सकते हैं पेशेंस। ओके पेशेंस, कोई चीज फास्ट तो नहीं आती, नॉलेज भी आप बहुत स्लो गेन करते हो, राइट रिजल्ट्स बहुत स्लो आते हैं, तो फिर पेशेंस रखना चाहिए। दूसरा बोलेंगे डिसिप्लिन रखना चाहिए। ओके मतलब ऐसा नहीं है कि घुसते ही सब लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं, लेकिन उस तरफ थोड़ा मूव करना चाहिए कि हाँ इतना डेली मुझे एफर्ट डालना है, इतना पढ़ना है, ओके ये हो सकता है। तीसरा क्या बोले अभी पता नहीं, ये दो अब माइंड में आ रहे हैं। ठीक है यस, ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या डॉक्टर सच में इमोशनलेस हो जाते हैं या ये सिर्फ लोगों की सोच है। ठीक है। तो मतलब डॉक्टर तो मैं बाद में बनूं, पहले मैं भी पेशेंट ही था, तो मुझे भी लगता था डॉक्टर इमोशनलेस हो जाते हैं, ऐसा देख के लगता है कभी कभी ओपीडी में गए तो पेशेंट जो है वो तो शायद साल में 1 या 2 बार जाता है हॉस्पिटल, राइट तो उसके लिए वो एक स्पेशल बोल सकते हैं या इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है कि अरे बाप रे कुछ बड़ा हो गया, अभी दिखाना ही पड़ेगा, अब तो जाना पड़ेगा। तो वो बहुत ऐसे एंजाइटी लेके अंदर घुसता है कि भाई डर रहता है। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस आज। ओके लेकिन डॉक्टर के लिए वो रोज का है। रोज का डॉक्टर वैसे 10 पेशेंट देख रहा है 1 घंटे में, या शायद 20 भी देख रहा होगा। तो क्या होता है डॉक्टर जब देखता है कि पेशेंट आया, तो पेशेंट ट्राई करते हैं अपना पूरा जिंदगी का कहानी सुनाने का, राइट कि राइट बचपन में मैं एक बार गिर गया था, शायद उसकी वजह से मुझे आज पेट दर्द हो रहा है, और पेशेंट को लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शायद अपनी जगह सही भी है, हाँ तो वो पूरा सुनाने का ट्राई करता है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, वो उसके कान में बस कीवर्ड सुनने हैं उसको। अगर उसको लगता है कि हाँ इसको हेडेक है, तो वो ध्यान से सुनेगा, इसको चोट लगी थी क्या, इसको हेडेक क्यों होता है, कब होता है, कितनी देर होता है। बाकी इधर उधर की बातें डॉक्टर इग्नोर करता है। ओके तो कभी कभी पेशेंट को ऐसा लगता है ये इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर सोचता है कि मेरा काम नहीं है, मेरा काम है बीमारी पकड़ना। राइट तो फिर इसमें एक चीज और क्या होती है, डॉक्टर रोज के ऐसे 100 पेशेंट देख रहे हैं, तो क्या होता है उसका कान और उसका दिमाग ट्रेन हो चुका है, और जैसे सुनता है कि हाँ इसने ये बीमारी बोली, तो मुझे इसका ट्रीटमेंट पता है, तुरंत लिख देता है, ओके और तुरंत उसको लगता है चलो मेरा काम हो गया। और पेशेंट जो है वो बोलते हैं अरे अभी तो मैंने शुरू किया था बोलना तो आप सुन तो लो पूरा, आपने सुने बिना गोली दे दी। तो पेशेंट को बुरा लगता है कि Right. इसने मेरा सुना नहीं, और फिर वो डॉक्टर को बोलते हैं आप सुन नहीं रहे, तो डॉक्टर को बुरा लगता है सुनना क्यों, सॉल्व कर चुका मैं ऑलरेडी। तो इसमें दोनों के लिए अंडरस्टैंडिंग का ये इम्पोर्टेंट है कि एक तो डॉक्टर को ऐसी एक सेइंग है कि आप बीमारी ठीक नहीं करते, आप पेशेंट ठीक करते हैं। तो बीमारी ठीक करना मतलब एसिडिटी है तो कुछ डाइजिन दे दिया, जेलुसिल दे दिया। लेकिन पेशेंट ठीक करना मतलब आप पता करो कि क्यों है एसिडिटी, कब से है, बार बार क्यों हो रही है इसको, इसका लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक्सरसाइज का बोलना है। हाँ, तो एक ये चीज डॉक्टर्स में थोड़ी और इम्प्रूव कर सकते हैं शायद। मतलब बोला जाता है हमें कि आप ट्राई कीजिए कि जो आप ट्रीट कर रहे हैं सिम्टम, उसका कॉज तक जाइए, उसको ट्रीट कीजिए। कभी कभी डिफिकल्ट होता है जब आपके सामने 100 पेशेंट हैं, एक साथ आपको सबको करने हैं, और गवर्नमेंट में तो भीड़ ऐसी आती है कि अगर आपने 2 पेशेंट को ज्यादा टाइम दिया तो बाहर वाले रह जाएंगे, राइट तो उनका क्या होगा। तो आप ट्राई कर दो कि फास्ट करने का, उसमें फिर पेशेंट बोलते हैं ये सुन ही नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा ना ऐसा स्टाफ कम है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके यस, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप क्या कभी किसी पेशेंट के साथ इमोशनली अटैच हो गए थे या फिर जुड़ गए थे। तो शुरू में ये बहुत होता है। ओके जैसे ही मैंने बोला इंटर्नशिप में आप पहली बार हॉस्पिटल में जाते हैं, लैब कोट डाल के कि चलो अब ट्रीटमेंट करेंगे, देखेंगे पेशेंट, तो हर पेशेंट आपको एकदम ऐसा स्पेशल यूनिक लगता है कि मैं ठीक कर दूंगा, ओके ऐसा आप सोचते हैं और जाते हैं करने को।
आपसे ज्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर ऑलरेडी कर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट, लेकिन आप फिर भी सोचते हैं नहीं मैं कर देता हूँ अभी। तो शुरू में ऐसा इमोशनल कई बार हो जाते हैं कि अरे इनका ये प्रॉब्लम है, इसको मुझे करना है ठीक, या इसको फॉलो अप करना है, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन फॉलो अप नहीं हो पाता। मतलब आपने ओपीडी में देखा पेशेंट, फिर वो वार्ड में चला गया, लेकिन फिर आप चाहते भी हो अगर कि देखते हो फॉलो, कई बार वो खो जाते हैं, भीड़ में खो जाते हैं, फिर वो मिलते नहीं है। बट इमोशनल अटैच की वजह से कभी कभी ऐसा शुरू में होता था कि मैं देखता था कि मैंने इसको दिन में देखा था, दोपहर में क्या हुआ इसका देखता हूँ, फिर शाम में क्या हुआ, इवनिंग तक, कि अभी डिस्चार्ज होकर ठीक होके गया क्या पेशेंट। तो ये होता है। तो आई थिंक ये कोई गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज, आपको फॉलो अप करना चाहिए, लेकिन उस चक्कर में दूसरे पेशेंट अफेक्ट नहीं होने चाहिए। ओके, राइट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक, कभी सबसे सैड चीज ये होती है अगर कोई पीडियाट्रिक डेथ हो गया, अगर कोई बच्चा आया किसी अनफॉर्चुनेट रीजन से, अगर बच्चा एक्सपायर हुआ, तो उससे सबको ही सैडनेस होता ही है। वो बहुत एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन उस रिस्पॉन्स से आप अगर ज्यादा प्रभावित हो गए, ज्यादा उससे इफेक्ट कर गया आपको, आप नेक्स्ट पेशेंट फिर नहीं देख पाते अच्छे से, फिर आपको ऐसे लगता है कि अटक गए, अब तो हम उसको ही सोचे जा रहे हैं, अगले वाले को टाइम नहीं दे रहे। राइट, राइट। फिर इसमें आप क्या करते हैं, आप सीख जाते हैं कि वो फीलिंग को थोड़ा दबा के रखो, अभी उसको मौका नहीं दे सकते कि उसके बारे में सोचो। हाँ, मतलब उस चीज का इफेक्ट दूसरे पेशेंट पे ना पड़े। फिर इसका लेकिन एक साइड इफेक्ट होता है, जब आपका दिन खत्म होता है, आप घर जाते हैं, तब वो माइंड में आता है हाँ, right. कि अरे शिट, आज ये क्या हो गया था, ओ क्यों हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, आगे से कैसे नहीं कर प्रिवेंट कर सकते हम। वो सब थोड़ा बैगेज बन जाता है ऐसा। तो उसका भी एक सोल्यूशन मुझे ऐसा लगता है, क्या कर सकते हैं, दूसरे डॉक्टर से बात करिए। आपको अगर कुछ ऐसा आपने देखा कि ये चीज मुझे अफेक्ट कर गई वगैरह, तो आपको इमोशन शेयर कर लेने चाहिए। Yes. तो वो भी बताए हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो आपको थोड़ा फिर समझेगा कि अच्छा दिस इज नॉर्मल। तो मुन्ना भाई, एमबीबीएस में का एक सीन है जिसमें वो डॉक्टर बोलता है, जो डीन रहता है वो बोलता है कि बॉडी को बॉडी की तरह ट्रीट करो, इमोशंस अटैच मत करो। तो इसके ऊपर आपकी क्या सोच है या आपकी क्या राय है इसके ऊपर? तो वो जो बोलता है पार्शियली करेक्ट बोल रहे हो। आपको पेशेंट को एज अ पेशेंट देख के उसका जितना बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हो करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एज अ ह्यूमन भी देखना है। उसकी जो पेन है, उसकी जो प्रॉब्लम है, वो भी आपको ही सोल्व करनी है। ऐसा नहीं कि डिजीज कोई करेगा उसको बाद में काउंसलिंग कोई और करना है, नहीं, आपको बीमारी भी ट्रीट करना है, उसको भी जब तक वो सेटिस्फाई हो जाए उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या है, क्यों है, आगे क्या करना है। तो वो इम्पोर्टेंट है मतलब। लेकिन मूवी में जिस तरीके से वो बोलता है, सुन के ऐसा लगता है यार विलेन है ये, तो ऐसा थोड़ा लगता है। मूवी में एक और सीन था एक्चुअली, जब एक स्ट्रेचर पे मुन्ना भाई जस्ट घुसता है, देखता है ना एक स्ट्रेचर पे पॉइजनिंग वाला पेशेंट पड़ा है, उसको कोई देख नहीं रहा है, तो वो देख के ऐसे लगता है कि कितनी गलत जगह है हॉस्पिटल, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको श्योरली बोलता हूँ ऐसा कहीं नहीं होता हॉस्पिटल, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी इमरजेंसी पेशेंट आता है कि एक्सीडेंट होके आ रहा है, या फिर हार्ट अटैक आ रहा है, या चेस्ट पेन आ रहा है, या फिर ऐसा पॉइजनिंग का आ रहा है, उसको तुरंत अंदर लेते हैं हर हॉस्पिटल में। तो ये एक मिथ क्लियर कर रहते हैं कि मतलब वो मूवी में दिखाते हैं कि नहीं फॉर्म भरो वगैरह, फॉर्म भरने लगा रहे हैं उसको, ऐसा कहीं नहीं होता। ओके, बिल्कुल नहीं होता, डायरेक्ट ले लेते हैं। हाँ डायरेक्ट लेते हैं एकदम। ओके, वो मैंने भी पहले जब देखा था मुझे लगता है इतना गलत क्यों है, सिस्टम बदलना है, जाके देखा तो सिस्टम बदला हुआ है। ओके, नाइस। ये जो रूल्स है ना फॉर्म भरने के, ये ओपीडी पेशेंट के लिए मेनली, कि जिसको सर दर्द है, 4 साल से कमर का दर्द है, तो उसको रुका सकते हो आप लाइन में। लेकिन जो पॉइजनिंग का उसको आप 2 मिनट भी रुक, जो इमरजेंसी केसेस है उनको डायरेक्ट लेते हैं एकदम। तो कभी ऐसा डरना नहीं है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो फॉर्म भराने लगेंगे, नहीं, आपका सीधे ट्रीटमेंट चालू करेंगे। एक रिलेटिव को साइड में ले जाके उसको बोलेंगे तुम साइड बाय साइड भरो, ओके, बट ट्रीटमेंट हो जाती है। अच्छा हुआ ये आपने बताया, क्योंकि बहुत से लोगों को, मुझे खुद को नहीं पता था ऐसा। हाँ नहीं, मैं खुद एमबीबीएस में घुसते टाइम मुझे भी पता नहीं था कि भाई ऐसा है, बट सीरियसली लेते हैं चेस्ट पेन, पॉइजनिंग एंड एक्सीडेंट्स। ओके, नाइस नाइस आंसर। तो मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि एक एमबीबीएस डॉक्टर अपनी मेंटल हेल्थ की कैसे केयर करता है? ओके, कैसे केयर करता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा। कैसे केयर करते हैं मतलब, इस पे पहली बात ध्यान देना चाहिए, केयर करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है करते भी है कि नहीं, इनको पता नहीं है। केयर करने का सबसे मेन तो ये कहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सोचो कि क्या था, कैसा था। जो चीज आपको ऐसा लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा दिमाग जा रहा है, उसको शेयर करो। शेयरिंग आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है केयर के लिए। दूसरा, शेड्यूल जितना हो सकता है रेगुलर रखने का ट्राई कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं, इमरजेंसी है या भाग रहे हैं, कभी कभी लंच स्किप हो जाता है, कभी कभी डिनर, कभी कभी दोनों भी स्किप होते हैं। ओके, तो वो अवॉइड करना है। थोड़ा सा भी मौका मिले कुछ तो खा लो, छोटा मोटा ही सही,
कुछ तो भी किसी से बातें कर लो। अगर आप पूरा टाइम काम में घुसे रहेंगे, किसी ना किसी दिन आप बर्न आउट हो जाएंगे। राइट। वो अवॉइड करना है, बर्न आउट अवॉइड करना है। तो शेयर करने, ट्राई करने की, स्लीप करें, मेडिटेशन जिनसे होता है वो भी एक अच्छा आइडिया है। एक्सरसाइज गुड, वॉक कर सकते हैं, ओके। ये सब कुछ। ज्यादा टाइम मिलता है कि नहीं आपको? टाइम का ही सबसे एक्चुअली बड़ा क्रंच है, टाइम का शॉर्टेज हमेशा रहता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि सीनियर हो जाएंगे डॉक्टर तो टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत लगता है कि आगे टाइम मिलेगा, नहीं मिलता। आपको डेली लाइफ से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। मतलब टाइम मिलता ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बोलेगा लो तुम्हें टाइम दिया, जाओ जो करना है करो, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, हाँ। ठीक है। तो मेरा अभी आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि एमबीबीएस के दौरान दोस्ती और टीम वर्क का कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है टीम वर्क, दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंस है। बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है, बुक्स देख के आप डर जाएंगे। ओके मतलब एक के ऊपर ही रखेंगे, हाइट से ऊपर बुक जाएंगे। ओके। इतने भर भर के बुक्स है, तो वो देख के डरते हैं। फिर टीचर्स आके इतना नॉलेजेबल टीचर्स अपना बताते हैं, तो वो देख के डर जाते हैं। फिर एग्जाम्स देख के डर जाते हैं। तो हर वक्त ऐसा रहता है कि इतना सब मैं कर पाऊंगा क्या, लेकिन साथ में फ्रेंड्स रहते हैं तो हो जाता है। Right. आपको कुछ करना नहीं है, जिधर अपने फ्रेंड्स जा रहे हैं लेक्चर, उनके साथ चले गए, लेक्चर किया। फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई किया। एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़े। तो ग्रुप रहता है तो एंजॉयबल वे में हो जाते हैं, ओके। हंसते हंसते हो जाते हैं। तो आपने मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? एक्चुअली हमारे लेक्चर्स ही चलते थे। सुबह शायद 9 बजे से लेके 5 तक लेक्चर्स रहते थे। Okay. बीच में लंच ब्रेक रहता था थोड़ा। एंड उसके बाद मोस्टली इतना टायर्ड होते थे कि शुरू फर्स्ट ईयर में तो सब कुछ नया एनवायरनमेंट था, तो पढ़ाई का इतना नहीं हो पाता था। डेली 1 या 2 घंटा ट्राई करता था मैं। कभी कभी होता था, कभी नहीं होता था। एग्जाम टाइम में डेली 8 से 9 घंटे पढ़ना पड़ता है। डेली 8 से 9? डेली। और कॉलेज का स्टडी छोड़ के? कॉलेज उस टाइम पे मोस्टली लीव मिल जाती है, प्रेपरेटरी। ओके ओके। तो पूरा दिन आप पढ़ सकते हो, ऐसा शायद 2 वीक लीव मिलती है। तो उसमें तो डेडिकेटेड फुल टाइम पढ़ना है। बाकी डेली 1 घंटा अगर पढ़ा, दैट्स गुड। ओके। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि अब हम एमबीबीएस होने के बाद कि एवरेज सैलरी क्या होती है? सो एमबीबीएस के बाद प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का बता दें। तो आई थिंक, इसका मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। नहीं, रेंज बता सकते हैं आप? हाँ। तो क्या है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन किया है। ओके। तो मैं रेडियोलॉजी कर रहा हूँ अभी। तो आप ऐसे ही सर्जरी कर सकते हैं, ऑब्स गायनी कर सकते हैं, मेडिसिन, ऑर्थो, बहुत ऑप्शन है। तो मैं रेडियोलॉजी में आ गया। तो एमबीबीएस के तुरंत बाद आई थिंक 60-70,000 आरएमओ बेसिक स्टार्ट होता है। ओके ये डिपेंड करे किस एरिया में। जितना मुंबई के अंदर है उतना कम सैलरी है, ओके। क्योंकि हर कोई मुंबई में रहना चाहता है। मुंबई से हटते जाएंगे सैलरी थोड़ी बढ़ती जाती है। एंड उसके बाद आई थिंक आप सीनियर होते हैं तो 1 लाख 1.5 लाख ऐसा कुछ जाता है। ओके ऐसा मैंने सुना है। ओके। पर्सनली मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आया। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप आते हैं तो 3 ईयर का रेजिडेंसी रहता है। रेजिडेंसी में आपका करंटली सैलरी आई थिंक 90,000 ऐसा कुछ चल रहा है पर मंथ। ओके। तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या रहती है, एंड वो रिवाइज होता रहता है। तो मेरा अभी आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि इस फील्ड में सबसे ज्यादा पैसा कौन से इसमें है और कौन सी चीज सबसे ज्यादा टफ भी है? ये 2 क्वेश्चन है। ओके। तो पहला बात, एज अ डॉक्टर सबसे पहले पैसे के लिए इस लाइन में नहीं आने। राइट, वो तो है, बट फिर भी हाँ नहीं, ये सबसे पहला है और सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। क्योंकि आप जितना मेहनत करके डॉक्टर बन के कमाते हैं, उतने मेहनत में आप दूसरी जगह ज्यादा कमा सकते हैं, दूसरे लाइन से। राइट। मेडिकल फील्ड में हार्डवर्क ज्यादा है, पैसा उसके रिलेटिव में आप देखेंगे तो उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, अमाउंट अच्छा है, बट ऐसा लगता है ना बहुत ज्यादा है, तो उतना ज्यादा कभी नहीं होता। बिकॉज हार्डवर्क उसके कंपैरेटिवली ज्यादा ही पड़ता है हमेशा। तो पैसे के बारे में नहीं सोचना, आपके इंटरेस्ट के बारे में सोचना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे नीट यूजी मैंने बताया अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद आप एमबीबीएस में एंटर करते हैं। देन एक नीट पीजी होता है। ओके। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। इसके थ्रू आप रेडियोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, गायनेक, इन सब में जा सकते हैं। तो पीजी के बाद आप इन सब ब्रांचेस को चूज करते हैं। इसमें पैसे का कर्व बना सकते हो आप कि सबसे इनिशियली ऐसे रह सकता है कि रेडियोलॉजी में थोड़ा ज्यादा मनी रहता है। ओके। बट ओवर द इयर्स रेडियोलॉजी में प्लेटू हो जाता है। मतलब जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रो नहीं करता। ओके, मतलब एक लेवल पे आके रुक जाता है। ओके। फिर दूसरी तरफ सर्जन्स हैं, उनका शुरू में कम होता है, क्योंकि हर पेशेंट चाहता है कि एकदम एक्सपर्ट से करेंगे सर्जरी। राइट। उनको ऐसे डॉक्टर चाहिए, बुढ़ा दिखना चाहिए, मोटा दिखना चाहिए। राइट। कि इसने तो इतने किए रहेंगे कि ये तो एक्सपर्ट है। तो यंग डॉक्टर को वो हेजिटेट करते हैं। तो सर्जन्स का अर्निंग थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, लेकिन जब स्टार्ट होता है तो बहुत एकदम
एकदम हाइट पे जाते हैं फिर वो। ओके, और उसमें सबसे ज्यादा हार्ट रिलेटेड रहेंगे। यस, कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं, ओके, तो न्यूरो सर्जन होते हैं, इनका अर्निंग इस ग्रुप में आई थिंक हाई हो जाता है। न्यूरो सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जरी मीन ब्रेन्स का। यस, ब्रेन सर्जरी Okay. का हाई जाता है काफी। ओके, अगेन जिसका हाई जाता है उनका फिर अर्निंग लेट स्टार्ट हो रहा है मोस्टली। ओके, राइट। लाइक आप 35 के हो गए तब जाके आपका अर्निंग अच्छे अमाउंट पे जाएगा, क्योंकि आप जब 17 ईयर्स के थे तब आपने नीट यूजी दिया था, अब आप 35 के हो गए, अब आप हाई अर्निंग मतलब हाफ लाइफ आपने इस फील्ड को दिया, देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग बिग। ओके, तो वो ग्राफ ऐसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं सर्जिकल ब्रांचेस का। और जो मेडिकल ब्रांचेस है, मेडिसिन हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, इनका स्टार्टिंग में हाई रहता है, बाद में उतना हाई नहीं जाता जितना सर्जन का रहता है। ये एक जनरल है एंड इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो जितना सैलरी है उतना ही मिल रहा है, आपका कोई भी ब्रांच हो जो सैलरी है वो सैलरी है। राइट। गवर्नमेंट में हर ब्रांच को सेम सैलरी होता है, कोई फर्क नहीं। आप सर्जन हो या फिर आप पैथोलॉजी हो या रेडियोलॉजी हो या माइक्रोबायोलॉजी, कुछ भी हो, सबका सेम है। एंड देन द थर्ड थिंग इज एंटरप्रेन्योर। तो आप अगर खुद का अपना क्लिनिक डालते हैं, देन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सैलरी, देन इट इज जस्ट आप कितने पेशेंट ला रहे हो, कितना ऑपरेशन कर रहे हो, तो बिजनेस जैसा हो जाता है फिर। तो उनकी डिग्री कौन सी होती है? मतलब दोनों में फर्क है कि एमबीबीएस डिग्री और वो क्लिनिक जो खोलते हैं उनमें फर्क क्या है? डिग्री कुछ नहीं है, डिग्री इज द सेम। ओके, एमबीबीएस के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट में कर सकते हो, या खुद का क्लिनिक डाल सकते हो। एमबीबीएस के बाद इट इज ऑल अलाउड। नहीं, बट मैंने जो देखा है कि वो एमबीबीएस नहीं रहते, वो उनकी छोटी छोटी डिग्री रहती है, वो क्या है? वो एक अलग चीज हो जाती है। तो बीएएमएस है आयुर्वेद का, राइट, राइट। एंड बीएचएमएस है होम्योपैथी का, ओके, एंड कुछ यूनानी भी रहते हैं। तो ये सब डिग्रीज भी हैं। तो एमबीबीएस जैसे नीट यूजी बताया था, ओके, तो नीट यूजी के बाद सब अपना अपना गोल्स लेते हैं। कुछ लोग एमबीबीएस करते हैं, कुछ बीडीएस करते हैं, या फिर बीएमएस बीएचएमएस। तो एमबीबीएस बहुत ही एकदम डीप कोर्स है, बहुत ही थरो कोर्स है, और वो बहुत ही वास्ट है। उसमें बुक्स बहुत ज्यादा है और बहुत ही एकदम उसके पास स्क्रूटिनी है, एक एक आप कैसे तैयार कर रहे हैं। और एलोपैथी भी बोलते हैं कुछ लोग, आफ्टर पासिंग आउट एमबीबीएस दैट प्रैक्टिस एलोपैथी, तो दैट इज एमबीबीएस। बीएमएस इज डिफरेंट, दैट इज आयुर्वेदा बेस्ड। मतलब मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट हैं लाइक वायु, पित्त वगैरह। ओके, तो वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से अलग है। ओके, उसमें पर्सनल मेरा ऐसा ओपिनियन है कि उसमें रिसर्च उतनी है नहीं एट द मोमेंट। जैसे पूरी दुनिया सब एलोपैथी फॉलो कर रही है, 99% लोग वही कर रहे हैं, आयुर्वेदा बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आयुर्वेदा में उतना रिसर्च नहीं है, ओके, उसमें स्कोप है। लाइक अगर एमबीबीएस में आप कुछ भी ट्रीटमेंट करते हो तो उसके पीछे आपके पास 10 रीजन है, रिसर्च आर्टिकल होते हैं, और हर हॉस्पिटल पूरी दुनिया का वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, ओके, एकदम स्टैंडर्डाइज्ड है। आयुर्वेदा में इस चीज का एक लैकिंग है कि कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं है, ओके, और जो वो मेडिसिन देते हैं वो कुछ ऐसे वेरीफाइड नहीं होते ड्रग के थ्रू, तो वो एक ड्रॉबैक बोल सकते हो। एंड होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट अलग है एकदम, ओके, वो मतलब काफी अलग है, एमबीबीएस से बहुत अलग है होम्योपैथी। तो ठीक है। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा सबसे ज्यादा टफ है अगर सर्जन बनना है, या कौन सा हार्ट रिलेटेड, या फिर एक स्पेसिफिक जो ये करते हैं ना कि उसमें उसकी एक्सपर्टी होती है? ऐसा बोलना तो डिफिकल्ट है कि कौन सा सबसे टफ है। हर फील्ड में आप टॉप लेवल पे जाएंगे, इट बिकम्स मोर एंड मोर चैलेंजिंग, मोर एंड मोर डिफिकल्ट। ओके, इन जनरल टू बिकम अ न्यूरोसर्जन आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, मेहनत ज्यादा लग रहा है, डेडिकेशन लग रहा है। ओके, न्यूरोसर्जन आप ऐसे नहीं कर सकते कि थोड़ा थोड़ा करते रहूंगा किसी दिन हो जाएगा, नहीं, आपको फुल एफर्ट डालते हैं तो होता है। तो न्यूरोसर्जन, फिर सीबीटीएस कार्डियोवैस्कुलर सर्जन। तो इन जनरल सर्जन्स को ऐसा बोलते हैं सबसे डिफिकल्ट है, बट बाकी सबको भी ऐसे नहीं बोल सकते इजी है। नहीं, उसके Medicine कंपैरिजन वो ज्यादा है ये। वो फिजिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सर्जन बनना। राइट, आप 8 घंटे अगर ऑपरेशन थिएटर में हो तो आप थक ही जाओगे। राइट, नो डाउट। तो और उसके बाद अगर एक और पेशेंट आ गया तो फिर तो पूरे थक जाओगे। ये एक सर्जन्स को अपना थोड़ा मेंटल टफनेस लेके चलना पड़ता है। रेडियोलॉजी मैंने जो ब्रांच ली है उसमें थोड़ा रिलैक्स क्यों है, क्योंकि आप उतने टाइम खड़े नहीं हो, भाग नहीं रहे हो, फिजिकली वो रिलैक्स है। ओके, मेंटली रेडियोलॉजिस्ट का उल्टा है, रेडियोलॉजिस्ट फुल टाइम मेंटली चालू ही रहता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूस स्कैन देखते रहने। हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आता है, पीड्स होगा, गायनेक होगा, सर्जरी का होगा, फ्रैक्चर वाला हो, कोई भी होगा, सबसे पहले सीटी करा लो, एमआर करा लो, एक्सरे करा लो। तो रेडियोलॉजिस्ट इज वेरी ऑफन द फर्स्ट और द सेकंड पर्सन हु इज सीइंग ऑल दिस। तो बिजी लाइफ जाता है रेडियोलॉजी का, लेकिन उतना भागना नहीं पड़ता। राइट। तो मतलब ये क्वेश्चन है कि मतलब डॉक्टर की ऐसा शिफ्ट में काम करते हैं कि क्या रहता है, वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं?
वर्किंग आवर्स ब्रांच पे डिपेंड करेगा। ओके जैसे रेडियोलॉजी में ब्रांच पे डिपेंड करेगा और आप किस टाइप से अप्रोच करें उस पर भी। आई थिंक 8 आवर्स या 9 आवर्स का स्टैंडर्ड रहता है ऐसा। ओके लाइक 9 to 6 रहेगा, 9 to 5 रहेगा, ऐसा जॉब रहता है रेडियो में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इमरजेंसी केसेस हैं तो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि इमरजेंसी कभी बंद नहीं होती राइट, वो तो है है। ना। आप पंच आउट करे घर चले गए, फिर भी अगर इमरजेंसी आपको देखना पड़ेगा, राइट वो रहता है। एंड कुछ सर्जन्स कैसे होते हैं, वो एज अ कंसल्टेंट रहते हैं। तो अगर पेशेंट कोई सर्जरी के लिए हॉस्पिटल आया तो दे विल कम, दे विल ऑपरेट एंड दे विल गो बैक। तो वो अलग 4 हॉस्पिटल से अटैच रहेंगे, जहाँ पेशेंट आएगा वहां वो जाएंगे। तो उनके आवर्स नहीं है। ओके अगर किसी दिन 10 पेशेंट है तो पूरा दिन लगे रहेंगे, किसी दिन 3 पेशेंट है तो थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। राइट, तो वो डिपेंड करते हैं। ठीक है। ओके, तो मेरा अभी आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आज की यंग जनरेशन में इतने जल्दी बीपी और डायबिटीज क्यों बढ़ रहे हैं? ओके, इम्पोर्टेंट, नाइस क्वेश्चन। ये बढ़ रहे हैं, दिस इज ट्रू। हार्ट अटैक भी आजकल जल्दी दिख रहे हैं। पहले ऐसा हम पढ़ते थे कि 40-50 ईयर्स के बाद ही शुरू हो रहे हैं, अभी तो 20-25 वालों को भी आ रहा है। सो वन थिंग इज सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा टाइम बैठे रहना, लेटे रहना, ओके, वॉक कर नहीं रहे, कोई भाग नहीं रहे, फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा फिजिकल है। मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है कुछ। ओके, डेली लाइफ कन्वीनियंस करते करते इतनी कन्वीनियंट हो गई कि मूवमेंट बॉडी को मिल नहीं रहा है। राइट, वो चीजें फिर डाइट बोल सकते हैं। ज्यादा फैट रिच फूड खा रहे हैं, फ्रूट वेजिटेबल खा नहीं रहे हैं। आप ट्राई करते हो कि मैं खाऊं हेल्दी, फिर भी जरूरी नहीं मिलेगा मार्केट में। बहुत टाइम ऐसा शुगर इंजेक्ट कर देते हैं एप्पल में सीधे। आप बोलते हो एप्पल कितना स्वीट क्यों है, इंजेक्शन दिख जाता है कभी कभी मार्केट में उस पे। तो हेल्दी फूड नहीं मिलता, डाइट का प्रॉब्लम है। पुराने टाइम में जैसे इजीली मिलता था अच्छा डाइट, अच्छी हवा रहती थी, वो नहीं है। तो ये एक फैक्टर सा बोल सकते हैं। ओके। सो मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने कोविड का वैक्सीन लिया उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो ये कितना सच है? ठीक है, तो कोविड पहली बार हुआ था। राइट, कोई भी चीज पहली बार होती है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्या है। राइट, लेकिन कोविड जो था, कोरोना वेरिडे करके एक वायरस फैमिली है, उसके थ्रू हुआ था। ओके, तो वो वायरस फैमिली को तो हम एटलीस्ट जानते हैं कि हाँ इस टाइप की चीज है, तो वी कैन प्रेडिक्ट कि इससे क्या क्या होता है। तो उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया गया था। तो वैक्सीन से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ ऐसा प्रूवन नहीं है कि क्यों हो रहा है या उसकी वजह से हो रहा है। इट इज मोर लाइकली, जो कि मोस्टली सब मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि जिसको कोविड हुआ है उसकी वजह से बॉडी जो वीक हुई है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ वैक्सीन। इसका एक और इसके पीछे की कॉन्सेप्ट ये है कि जब वैक्सीन नहीं था तब हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट्स नहीं, डेड बॉडी आते थे, सीधे लोग एक्सपायर हो जाते थे। ओके, और हमारे पास बचाने के लिए कुछ होता भी नहीं था। लेकिन जब वैक्सीन है उसके बाद बच रहे थे लोग। ओके, तो ये एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं आप, क्योंकि सेकेंड वेव वाज मोर डेंजरस। राइट, उस टाइम पे बहुत डेथ हुई, लेकिन उसके बाद फिर वैक्सीन आ गया। उसके बाद बहुत लोगों को लगा अब थर्ड वेव आएगा, लेकिन वो आया ही नहीं, राइट, क्योंकि उस टाइम पे तक सब मोस्टली वैक्सीनेटेड हो चुके थे। तो वैक्सीन, आई थिंक इट प्लेड अ गुड रोल, इंपॉर्टेंट है वैक्सीन। और उसकी वजह से हो रहा है या नहीं पता नहीं, बट वैक्सीन से जो रिस्क आया उससे ज्यादा उसका बेनिफिट है, ये इसका मैं श्योर बोल सकता ओके। तो वो टाइम पे आपका शेड्यूल कैसा था? हूँ। ओके, तो वो टाइम पे जब फर्स्ट कोविड आया था जस्ट, तब मैं एग्जाम गोइंग था, मतलब जस्ट पास होने का चल रहा था, मेरा एग्जाम्स चल रहे थे। और मैं जैसे ही पास हुआ तब कोविड वेव आ गई, और उन्होंने, हमारा मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग लगती है कि आप कुछ टाइम के लिए मेडिसिन जाएंगे, फिर सर्जरी जाएंगे, फिर गायनेक जाएंगे, फिर रूरल सर्विस होती है, ये सब बहुत कुछ होता है। ओके, लेकिन क्योंकि कोविड है, उन्होंने बोला सब के सब कोविड में जाएंगे, ओके, सब कोविड पेशेंट की केयर करेंगे पूरा टाइम, और वही करने हैं, आपका मेन फोकस वही है। तो उससे ही हमें सबसे पहले ट्रेनिंग दिया। तो जाते ही हम लोग सबसे पहले रैट करते थे, आपको याद होगा तो, रैपिड एंटीजन टेस्ट करते ओके, हाँ, हाँ, थे, नोज में स्वैब राइट, डालते राइट, थे, राइट, माउथ में स्वैब डालते थे, ओरल वाला। और तो वो स्वैब कलेक्शन बहुत करते थे। फिर उसके बाद मोस्टली फीवर वाले आते थे, वीकनेस वाले आते थे, उनको लेते थे, उनका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलता था। SpO2 वो टाइम पे सबके पास आ गया था, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करना। ओके, सो उसके बारे में हम लोग को सबको मॉनिटर करना होता, जो भी पेशेंट आया या कोई वेटिंग में भी है तो उसको भी देखना है। किसी ने थोड़ा भी बोला मुझे सांस लेने में दिक्कत है, उसको मॉनिटर करना है अब आपको। ओके, आप उसको ऐसे हल्के में छोड़ नहीं सकते कि क्या पता उसको हो कोविड। फिर दूसरा, वो टाइम पे कोविड केयर सेंटर्स बने थे, राइट, तो फिर वहां पे पेशेंट को शिफ्ट करते थे, क्वारंटाइन रखते थे। यस, क्वारंटाइन करने के लिए। एंड वहां पे इंटेंसिव केयर मिलती थी, बिकॉज फॉर कोविड वेंटिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट था, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता था। तो वेंटिलेटर के सेंटर्स थे। हम लोग जैसे ही पेशेंट थोड़ा भी स्टेबिलाईज हुआ
तुरंत शिफ्ट कर देते थे कि इसको वेंटिलेटर मिल जाए। ओके। तो शिफ्टिंग का काम था, स्टेबलाइज करना था, इंटूबेट करना पड़ता था बहुत। वो टाइम पे मतलब पेशेंट्स का लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर एक प्रॉब्लम और आती थी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थोड़ी, कि पीपी किट पहनना पड़ता था। हाँ राइट। वो गर्मी का टाइम था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एसी तो कुछ होता नहीं है। वो पीपी किट पहन के ऐसा लगता है कि किट निकाल दो, हो जाने दो कोविड, लेकिन ये गर्मी नहीं हैंडल हो रही है अभी। तो वैसा सिचुएशन हो जाता था, ओके डिफिकल्ट एकदम। ठीक है। यस। अभी मेरा आपसे थोड़ा हटके क्वेश्चन है, अलग है थोड़ा इससे। तो क्या जिम सप्लीमेंट्स और प्रोटीन पाउडर वाकई में सेफ है? तो इसमें पहले तो प्रोटीन पाउडर, तो प्रोटीन पाउडर बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है। ओके। प्रोटीन पाउडर कुछ नहीं है, आप जो वे प्रोटीन है उसकी बात कर रहे हैं। तो फिर जो वे रहता है वो बेसिकली जो पनीर निकालते हैं उसका बचा हुआ पानी है, उसको लेके सुखा दो तो वो वे प्रोटीन बन गया। घर पे बना सकते हो, कोई ऐसे एडल्टेटेड चीज नहीं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है वो। उससे कुछ हार्म नहीं है, एकदम लिया जा सकता है। प्रॉब्लम आती है जब उसमें एडल्ट्रेशन करते हैं। तो क्या है, वो प्रोटीन का पाउडर है, उसमें एडल्ट्रेशन करना बहुत इजी है, मिलावट करना। ओके। आप दाल में भी लोग मिलावट करते हैं, पत्थर डाल देते हैं। हाँ कुछ ऐसे टाइप की दालें जिनमें लोग वो भी डालते हैं, क्या बोलते हैं, कलर्स वगैरह। हल्दी में लोग कलर्स डालते हैं, राइट। लेड क्रोमेट आई थिंक होता है। तो फिर उससे मतलब ब्रेन अफेक्ट हो जाता है, आपके मूवमेंट अफेक्ट होते हैं, इतने सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए हल्दी में डाल रहे हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे हल्दी गलत है, अपनी एडल्ट्रेंट गलत है। तो सेम थिंग आप प्रोटीन पाउडर के लिए बोल सकते हैं। फिर दूसरा सप्लीमेंट आता है क्रिएटिन। ओके। क्रिएटिन पे भी बहुत रिसर्च हो चुका है, क्रिएटिन इज ऑल्सो सेफ, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये हाइड्रेशन होना, पानी पीते रहना। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, क्रिएटिन ज्यादा ले रहे हो, तो किडनी पे लोड ज्यादा आ जाए, राइट। तो वो अवॉइड करना है। अदरवाइज क्रिएटिन भी सेफ है। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स है मार्केट में अभी बहुत फैल गए हैं, तो फिर उन पे रिसर्च नहीं है। तो उन पे कमेंट करने के पहले रिसर्च होनी चाहिए, फिर हम कमेंट कर सकते हैं कि सेफ है नहीं है, फिर इफेक्टिव है या नहीं। ओके। यस। ठीक है। तो अभी मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि स्लीप, डाइट और स्ट्रेस, इन तीनों में से हेल्थ के लिए सबसे जरूरी क्या है? स्लीप, डाइट, स्लीप, डाइट और स्ट्रेस। स्ट्रेस। यस। ओके, सबसे जरूरी तो स्लीप है। ओके। स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है? बॉडी के लिए और माइंड के लिए। आपका जो भी दिन भर होता है वो सब माइंड जो है एट द एंड ऑफ द रिकॉल करता है, मेमोरीज फॉर्म करता है। कुछ आपने पढ़ा वो स्टेबल, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। आप अगले दिन फ्रेश तभी हो पाएंगे जब अच्छी नींद लेंगे। एंड बॉडी में भी कुछ चोट लगती है, इंजरी होती है, सब हीलिंग के काम सोते टाइम रात को ही होने वाले हैं। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट भी इंपॉर्टेंट है, डाइट थोड़ा ऊपर नीचे फिर भी चलता है, लेकिन स्लीप तो अगर आप नहीं देंगे बॉडी खुद ले लेगी। राइट, वो बीमार पड़ जाते हैं, फिर हाँ, रेस्ट लेना ही पड़ता है। तो स्लीप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। और मतलब आपका स्लीप, फिर उसके बाद डाइट, उसके बाद स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस तो मैं बोलता हूँ मत लो। बट आ ही जाता है। हाँ, जितना आता है उसको लिमिट में रखना है थोड़ा। ठीक है। अभी आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया पर हेल्थ इन्फ्लुएंसर के एडवाइस पर आपका क्या कहना है? हेल्थ इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया, एक्चुअली वो खुद को हेल्थ इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, तो पहला सवाल, क्या वो डॉक्टर हैं या वो डाइटिशियन है? उनकी जो एरिया ऑफ स्पेशलिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर मैं एक रेडियोलॉजिस्ट होकर एक सर्जन की चीजें आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो फिर मेरी बात का उतना वैल्यू नहीं है जितना एक सर्जन की बात का होगा। राइट। वो जो एक्सपर्ट है उससे सुनिए आप, ठीक है? अगर आपको डाइट के बारे में सीखना है तो आप किसी डाइटिशियन से सुनिए, ठीक है? आप किसी फुटबॉल प्लेयर से मत सुनो या फिर क्रिकेटर से मत सुनो, तो वो आपको सोचें। तो इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, वो कुछ भी एकदम ऐसा हेडलाइन ले लेंगे कैची वाला, कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आपको शॉक हो जाए, जैसे कि 8 गिलास पानी नहीं पिया तो किडनी खराब, ऐसा कुछ लेंगे जिससे एकदम डर के क्लिक करो आप। राइट। तो उनका गोल क्लिक लाना है, उनका गोल एजुकेशन का तो है नहीं। हाँ, उन्हें अटेंशन चाहिए रहता है, बस उनको अटेंशन चाहिए। तो आपको अटेंशन दे रहे टाइम सोचने कि ये किसको अटेंशन दे रहे हैं हम, और जो वो बोल रहे हैं वो वेरीफाई करने का ट्राई करो। राइट। और वेरीफाई करने के लिए भी पूरी तरह गूगल पे रिलाई नहीं कर सकते, गूगल बहुत कभी कभी डरा देते हैं। राइट, उसको गूगल पे कुछ भी सर्च करो, एट द एंड कैंसर पे चला जाता है वो तो क्या बोलूं, क्या हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, सीधे वो बोलते अभी के अभी जाओ, आप हॉस्पिटल ही चले जाओ। राइट। तो हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो आपको केयरफुल से थोड़ा देखना है जो भी हेल्थ इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं। ठीक है। और अभी मेरा ये क्वेश्चन है, जो व्हाट्सएप पे वगैरह भी फॉरवर्ड करते हैं, अभी आपने देखा रहेगा कोविड की वैक्सीन नहीं बनी रहेगी, उसके पहले ही लोगों ने कोविड का इलाज व्हाट्सएप पे भेजना चालू कर दिया था। लोग तो कुछ भी बताते हैं, मतलब कि आप हींग खा लेंगे और ठीक हो जाएंगे।
ऐसे बहुत सारी चीजें थी, तो वो मोस्टली रूमर्स रहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं सुननी है, राइट। जो चीज प्रूवन है, ट्राइड है, टेस्टेड है, उस पे जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट इवॉल्व कर रहा होता है, तो फिर वो धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना है कि अच्छा इसके लिए ये ट्रीटमेंट है, इसके लिए ये ट्रीटमेंट है। आप अगर कई सुनी बातों में फंस गए तो इसमें काफी ज्यादा फंस सकते हैं। मतलब स्टीव जॉब्स पता होगा आपको, राइट। एप्पल बना दिया, आईफोन बना दिया। राइट। स्टीव जॉब्स को कैंसर था, लेकिन उन्होंने 1 साल तक सिर्फ फ्रूट जूस पिया। उन्होंने किसी से सुना था कि फ्रूट जूस पीने से कैंसर ठीक हो जाए। ओके। तो इतना पढ़ा लिखा स्मार्ट जीनियस आदमी अगर ये गलती कर सकता है, तो आप और मैं भी कर सकते हैं। Right. तो इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए कि उसने जो नॉलेज थी उसने डॉक्टर से नहीं ली। राइट। तो राइट। फिर जब हेल्थ की बात आती है, आपको डॉक्टर की सुननी चाहिए, और जिस चीज की जरूरत आती है उससे सुन लीजिए। मेरा भी यही कहना है कि मतलब व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे हाँ। जो भी चीज है उसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, बिल्कुल। उसे वेरीफाई करो, उसी के बाद उसको ट्रस्ट करो, Yes. या किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए। हाँ, और हर चीज के बारे में कुछ कोई एक्सरसाइज सिखा रहे हैं नया, तो देख लो, 3-4 लोग से सुन लो कि सब लोग मानते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो एक कलेक्टिव ओपिनियन बनाना है, सिर्फ एक आदमी की बात पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। राइट। नाइस। ओके, तो अभी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल हैबिट जो हर इंसान आज से शुरू करे तो उसकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। ओके, तो जैसे मैं बोला, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो पहली हैबिट, आपका स्लीप हाइजीन रखिए। मतलब टाइम से सोना है, टाइम से जगना है। ओके। जरूरी नहीं सब लोग 8 घंटे ही सोएं। कुछ लोग का 6 घंटे में फ्रेश हो जाते हैं, एकदम अच्छे से उठते हैं। कुछ लोग को 10 घंटे नींद भी लगती है। राइट। एबनॉर्मल नहीं है, सब एक्सेप्टेबल है। आपकी बॉडी को जो चाहिए वो बॉडी को ज्यादा अच्छे से पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। राइट। तो आपको लेकिन रेगुलर रहना है। जैसे 12 से 8 सोना है तो 12 से 8 सोना है, जितना हो सकता है वो फॉलो करो। तो पहला स्लीप है। दूसरा मैं बोलूंगा एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली 10 मिनट अगर आपने वॉक कर लिया, अच्छी बात है। लिफ्ट की जगह स्टेयर से जा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें भी इफेक्ट करती हैं। ओके, तो अभी हम हमारे पॉडकास्ट के एंड में आए, तो Yes. मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसका आप आंसर दीजिए। Okay. तो पहला क्वेश्चन ये है, कॉफी या ग्रीन टी? ग्रीन टी शायद बेटर रहेगा। ओके। ओके। सेकंड ये है, फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप, फर्स्ट ईयर या इंटर्नशिप, कौन सा ज्यादा डरावना है? फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में सब कुछ नया नया होता है एकदम, तो आई थिंक वो थोड़ा डरावना बोल सकते हैं ज्यादा। ओके, एज कम्पेयर टू इंटर्नशिप। यस, इंटर्नशिप तक आप 5 साल सीख चुके होते हैं Okay. काफी कुछ, तो उतना नहीं प्रॉब्लम होता। ठीक है। लास्ट अभी ये है कि पेशेंट ज्यादा मुश्किल होते हैं या उनके रिश्तेदार? रिश्तेदार 100%। पेशेंट ठीक कैसे करने हैं उसके लिए बुक्स हैं, 100,000 बुक्स हैं। Right. रिश्तेदार कैसे ठीक करने हैं इसकी कोई बुक नहीं है। तो वो आप देख देख के थोड़ा सीखते हैं कि बाकी आपके सीनियर से सीखते हैं, टीचर से आपके सीखते हैं कि वो कैसे रिश्तेदार को समझा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट भी है ये आजकल नए कोर्स आ रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स करके बोलते हैं इनको, कि रिश्तेदार को कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, कि वो डरे हुए आते हैं। Right. वो ऐसा नहीं है कोई बुरा आदमी है आपको परेशान करने है, नहीं, वो भी टेंशन में है, उसका फैमिली वाला कोई बीमार है, तो उसके साथ कैसे आपको उसको एक्सप्लेन करना है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। Okay. बट डिफिकल्ट है, हाँ, वो तो है डिफिकल्ट है क्योंकि जल्दी नहीं समझते। जल्दी नहीं समझते हैं। इतने मतलब सुनने के पहले ही वो टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। राइट। और उन्हें लगता है कि हमारे पेशेंट को ज्यादा मतलब अटेंशन नहीं मिल रहा है, केयर नहीं मिल रही है। तो अभी अगर एक पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आ रहा है, एक पेशेंट जिसको सर्दी खांसी है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर पहले हार्ट अटैक वाले को ही देखेगा। राइट। तो सर्दी खांसी वाला इस बात पे उसको मुंह नहीं फुलाना है, ये चीज ध्यान रखनी है। कभी भी अगर आप देख रहे हो कि डॉक्टर नहीं आ रहे, पहले देखो वो जा किधर है। अगर वो दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है। Yes. अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर एमबीबीएस दोबारा करना पड़े तो क्या आप करेंगे? करेंगे एमबीबीएस तो, ठीक है, मतलब आपकी वो मेडिकल लाइन चूज किया है तो वो तो है। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन मेरा है कि डॉक्टर होने का एक फायदा और एक नुकसान क्या है? ओके, डॉक्टर होने का फायदा एक ये है कि अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन है। ओके। आपको पता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, देखते हो कि पेशेंट खराब हालत में आया था, बीमार था, और फिर जब वो ठीक हो जाके जाता है तो अच्छा लगता है कि आपने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वही है। ओके। और नेगेटिव? नेगेटिव टाइम, ओके। आपका पूरा टाइम एक ही चीज पे चले जाता है, आपका लाइफ मोस्टली वर्क पे फोकस्ड हो जाता है, वर्क ओरिएंटेड। वो एक थोड़ा ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि दूसरी चीजों के लिए टाइम कम बचता है। ओके, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आपने एमबीबीएस नहीं करते तो फिर क्या करते थे? मतलब दूसरा अगर कोई करियर चूज करना होता तो आपकी सेकंड चॉइस क्या थी?
ये टफ क्वेश्चन, ये इतना सोचा ही नहीं कभी। ओके, मतलब आपका फोकस हाँ। क्लियर था कि एमबीबीएस करना है, मैंने डॉक्टर सोचा कि एमबीबीएस कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ओके, हाँ, ठीक है। कुछ तो कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, अब अभी जैसे कोई अगर नीट के बारे में सोच रहे स्टूडेंट, उसका सपोज नीट में सिलेक्शन नहीं हो यूजी में, आप कुछ तो करोगे, और जो भी करोगे अच्छा करोगे। जिस चीज में आप एफर्ट डालोगे अपना, वो चीज में आप अच्छे हो जाओगे, हाँ। आज नहीं तो कल। तो जरूरी नहीं है डॉक्टर बनने जो नीट दे रहे, आप कुछ भी करो, बस अच्छे से करो। ठीक है, ये चले। अभी मेरा लास्ट के 2 क्वेश्चन है जो इसके रिलेटेड नहीं है, तो वो ऐसे ही रैंडम। तो पहला ये है कि आपने अब तक की कौन सी ऐसी एक्सपेंसिव चीज परचेस की है एक्सपेंसिव चीज, जो आपको पसंद हो, या अपने लिए घर, गाड़ी, ऐसा कुछ? शायद जो मेरी पसंद की चीज, मैं लैपटॉप ले लिया था, गेमिंग लैपटॉप, ओके गेम्स खेलने के लिए। टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो मुझे लगता है वसूल हो रहा है ओके ओके, थोड़ा बहुत ही। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि इन फ्यूचर अगर आपको कुछ ऐसा एक्सपेंसिव परचेस करना होगा तो आप क्या परचेस करोगे? पता नहीं, अभी अभी तो कुछ इतना। मतलब घर, गाड़ी, ऐसे आपकी चॉइस कुछ रहेगी? घर एक अच्छी चीज है। ओके, तो आप इन फ्यूचर घर जैसे गाड़ी एक्चुअली मुझे लगता है कि बोलते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट है, हाँ राइट, इतना गाड़ियों का मुझे शौक भी नहीं है। ओके ठीक है। तो अभी एक अपना पॉडकास्ट एंड हुआ है, अगर आपको कुछ लास्ट हमारे ऑडियंस को कुछ बताना रहेगा तो लास्ट का मैसेज। ओके ओके, सो पीजी वालों को तो मैं कुछ बता नहीं सकता, मैं खुद पीजी कर रहा हूँ, क्योंकि ओके यूजी वालों को मैं ये बता सकता हूँ कि जर्नी काफी लंबा है और डिफिकल्ट है एमबीबीएस का, लेकिन अगर आपको इस फील्ड में सच में इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हो। ओके ऐसा नहीं है कि आप अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो नहीं कर सकते। मोस्टली सब एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं जो पढ़ के टॉपर बन जाते हैं और फिर एग्जाम क्रैक करते हैं। तो जस्ट आपको हार्डवर्क करने और बाकी लोगों से टच में रहने, आपके कलीग से भी, सीनियर से भी, कि उन्होंने कैसे किया था, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। ओके, तो थैंक यू फॉर Thank you, कमिंग। Swapnil. बहुत सी चीजें आपने बताया हमें। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा रहेगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।